हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और पिछले वाले वीडियो में हमने एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और आज ये लेक्चर नंबर आपका 2 है। और पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था एग्रीकल्चर क्या है और कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में भी डिस्कस किया था। मैंने बताया था जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी वो 3 तरह की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और एग्रीकल्चर जो है आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। ये चीज़ें हमने डिस्कस करी थी और अब हम देखेंगे। और साथ ही साथ में मैंने ये कल्चर डिफरेंट जो कल्चर्स हैं इनके बारे में भी डिस्कस किया था। सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए थे कि भाई एग्रीकल्चर क्या है, क्रॉप्स उगाने की जो कला है, और सिल्क वॉर्म रियरिंग को हम सेरीकल्चर बोलते हैं, और मछली पालन जो होता है उसको हम फिशिकल्चर में ले लेते हैं। अंगूर उगाना जो है वो विटीकल्चर में आ जाता है, और फल फूल सब्जियां अगर आप ग्रो करते हो तो वो हॉर्टिकल्चर में आ जाता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज हम जानेंगे फार्म सिस्टम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग्स के बारे में हम समझेंगे। फार्म सिस्टम का मतलब क्या है ये समझते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज ए सिस्टम। एग्रीकल्चर को भी हम एक सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। सिस्टम जैसे कंप्यूटर होता है ना भाई, कंप्यूटर में आपने देखा होगा कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस होती हैं, कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस होती है, ये तो सुना ही होगा ना कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में एक पावर डिवाइस होती है। तो सिस्टम क्या होता है, जहां पे इनपुट दिया जाए और कुछ आपको मिले और बीच में प्रोसेसिंग हो। तो एग्रीकल्चर को भी हम क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम की तरह देख सकते हैं, ठीक है। सिस्टम की तरह कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे इस डायग्राम को देखो, ज्यादा मजा आएगा आपको, ठीक है। देखो एग्रीकल्चर आपको करनी है, आपको मान लो कोई फसल उगानी है, ये आप मान लो कोई फसल उगा रहे हो। तो फसल उगाने के लिए कुछ ना कुछ आपको इसमें डालना पड़ेगा। क्या क्या डालना पड़ेगा, आपको बीज डालने पड़ेंगे बहुत सारे, आपको मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे केमिकल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे जिनको हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स बोलते हैं, है ना। आपको प्लोइंग करनी पड़ेगी, आपको सोइंग करनी पड़ेगी, आपको स्प्रेइंग करनी पड़ेगी। प्लोइंग का मतलब जोतना, सोइंग का मतलब है बोना, स्प्रेइंग का मतलब जो पेस्टिसाइड्स हम छिड़कते हैं। तो ये हो गया इनपुट। इनपुट में क्या क्या आ जाएगा, देखो इनपुट में ये सारी चीजें आ जाएंगी। क्या क्या, मशीनरी, सीड्स और केमिकल्स। ये प्रोसेस हो गया। प्रोसेस में क्या, खेत को जोतते हैं, फिर बोते हैं, फिर उसको स्प्रे करते हैं, फिर उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, कटाई करते हैं। फाइनली आपको मिल जाती है क्रॉप। तो क्रॉप आपका क्या हो जाएगा, इनपुट। तो यहाँ पे 3 स्टेप हो गई। स्टेप नंबर 1 इनपुट, क्या क्या चीजें आपको चाहिए, प्रोसेस में क्या क्या आपको करना पड़ता है, आउटपुट में फाइनली आपको जब 1 साल या 6 महीने जितने भी दिन का मतलब एग्रीकल्चर का सिस्टम है उसके बाद आपको क्या मिलता है, दैट इज आपका आउटपुट हो जाएगा। तो ऐसे करके हम कह सकते हैं फार्म सिस्टम है ये। क्या है, फार्म सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ह्यूमन कैपिटल भी इसमें इन्वॉल्व होती है, फिजिकल कैपिटल भी इसमें इन्वॉल्व होती है। फिजिकल इनपुट में यहाँ पे क्या क्या चीज़ दे रखी है, फिजिकल इनपुट में जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको सनशाइन भी चाहिए, आपको बरसात भी चाहिए, सॉइल भी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए ना। ह्यूमन इनपुट्स भी, इंसान की भी आपको ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इंसान हर चीज़ प्रोवाइड करता है, इंसान हर चीज़ का यूज करता है ना। इंसान है तो वो आपका स्टोर भी कर सकता है, लेबर की तरह भी काम आता है, मशीन को भी चला सकता है, केमिकल्स का भी यूज कर सकता है। तो ये फिजिकल और ह्यूमन फार्म इनपुट हो गए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है, ये एक फार्म सिस्टम, ये एक सिस्टम की तरह काम करता है। यहाँ पे इनपुट में हम क्या क्या देखते हैं, यहाँ पे सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, ये इनपुट में आ जाएगा, अलग से कोई पूछ ले। और साथ के साथ में लेबर, ये हो गया इनपुट। ऑपरेशन क्या होते हैं, प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग। प्लोइंग का मतलब जोतना, सोइंग का मतलब बोना, इरिगेशन का मतलब पानी देना, वीडिंग का मतलब उसमें जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको रिमूव करना, और हार्वेस्टिंग का मतलब है फसल की कटाई करना। ये हो जाएगा इसका आपका प्रोसेस हो जाएगा। और फाइनली जो आपको मिलता है दैट इज आउटपुट। तो आउटपुट जो है इसमें क्रॉप्स हो सकती है, वूल हो सकती है, डेयरी हो सकती है, पोल्ट्री हो सकती है, ये इसका आउटपुट प्रोडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना। तो एग्रीकल्चर में 3 चीज, एक तो इनपुट, दूसरा प्रोसेस और तीसरा आउटपुट। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में। फार्मिंग कितने तरह की होती है भाई, ठीक है। तो फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। देखो दुनिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं और उसका सिंपल रीजन है क्योंकि हर जगह पे ज्योग्राफी एक जैसी नहीं है। ज्योग्राफी अलग अलग जगह की अलग अलग टाइप की ज्योग्राफी है ना, आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन ज्योग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, फार्मिंग को हम 2 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है हमारी सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी है कॉमर्शियल फार्मिंग। समझना भाई, सबसिस्टेंस और कॉमर्शियल फार्मिंग में एक बेसिक सा मैं डिफरेंस समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे फार्मिंग, 2 तरह की फार्मिंग की बात की जा रही है। फार्मिंग के 2 टाइप्स। पहली फार्मिंग यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग, और दूसरी यहाँ पे फार्मिंग की जा रही है आपकी कॉमर्शियल फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग है बॉस, कॉमर्शियल फार्मिंग। तो 2 तरह की फार्मिंग है यहाँ पे, सबसिस्टेंस और कॉमर्शियल। दोनों में क्या अंतर है यार, एक बार थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है।
देखो जब हम सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ऐसी फार्मिंग जिसमें अपना जो फार्मर है, किसान जो है, अपनी फैमिली नीड्स को फुलफिल करने के लिए खेती कर रहा है। किसके लिए खेती कर रहा है? अपनी फैमिली की नीड्स फुलफिल हो जाए, बस उतनी खेती कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्या कर रहा है इसमें किसान? अपनी जो फैमिली की नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाएं बस। यहाँ पर जो प्रोड्यूस किया जाता है, यहाँ पे जो भी चीज़ प्रोड्यूस की जा रही है उसको लगभग कंज्यूम कर लिया जाता है। यहाँ पे जो भी चीज़ प्रोड्यूस की जा रही है उसमें फैमिली का इस्तेमाल होता है लेबर के रूप में, फैमिली का ही लेबर के रूप में इस्तेमाल होता है। ये जो है स्मॉल स्केल पर की जाती है। कैसे स्केल पर की जाती है? छोटे लेवल पर की जाती है। यहाँ पर देसी खाद का इस्तेमाल किया जाता है, मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का लेवल बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, छोटे लेवल पर करते हैं। ये हो जाएगी हमारी सबसिस्टेंस फार्मिंग। और ओल्ड जो तरीका है, ये कैसा तरीका? थोड़ा ओल्ड मेथड है, पुराना तरीका है। और सबसिस्टेंस फार्मिंग कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे लोगों के पास स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, स्मॉल लैंड है, कम जमीन है, वहां पर इसको प्रैक्टिस किया जाता है। दूसरी तरफ यार कॉमर्शियल फार्मिंग, नाम से ही पता चल रहा है भाई साहब कॉमर्शियल। और कॉमर्शियल का मतलब तो आप समझते होंगे भाई, कॉमर्शियल का मतलब क्या है? ऐसी फार्मिंग जो प्रॉफिट के लिए की जाए। क्या किसके लिए की जाए? प्रॉफिट कमाने के लिए की जाए, उसको कमर्शियल फार्मिंग बोलेंगे। दूसरा, ऐसी फार्मिंग जो लार्ज स्केल पर की जाए। लार्ज स्केल का मतलब है बहुत बड़े लेवल पर की जाए, उसको कमर्शियल फार्मिंग बोलेंगे। ऐसी फार्मिंग जिसमें लार्ज फार्म्स होते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं, उसको हम कमर्शियल फार्मिंग बोलेंगे। ऐसी फार्मिंग जिसमें मॉडर्न इरिगेशन या मॉडर्न मेथड्स का इस्तेमाल किया जाए। कैसे मेथड्स का इस्तेमाल किया जाए? मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड का मतलब क्या है? जिसमें हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का इस्तेमाल किया जाए, जिसमें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाए, जिसमें आपका पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाए, जिसमें आपका मशीनरी का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, देखो बहुत सारे पॉइंट बता रहा हूँ जो हो सकता है आपकी किताब में भी ना हो, चिंता ना करें, हम एक बार कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ये फार्मिंग कौन सी हो जाएगी? कॉमर्शियल। ऐसी फार्मिंग साथ ही साथ में इसमें साइंटिफिक तरीके से किया जाए। इसको कैसे किया जाए? थोड़ा साइंटिफिक तरीके से किया जाए, साइंटिफिक टेक्निक के साथ इसको ग्रो किया जाए फार्मिंग को। ऐसी फार्मिंग कहलाती है कॉमर्शियल फार्मिंग। बहुत लार्ज स्केल पर होती है, प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है, मशीनों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरफ अपने पेट भरने वाली फार्मिंग जिसको हम बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है, कॉमर्शियल फार्मिंग क्या है। जो डेवलपिंग कंट्रीज है, गरीब देश है, वहां पर लोग ज्यादातर सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, ज्यादातर। और जो अमीर देश हैं जहाँ पे खूब सारा उनके पास खेत है, वो कॉमर्शियल फार्मिंग करते हैं। तो ये हो गए दो तरह की फार्मिंग। अब वापस एनसीईआरटी पे आते हैं भाई, एनसीईआरटी जरूरी है, एनसीईआरटी से भटकना नहीं है, ठीक है। तो फार्मिंग पहली हम पढ़ेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग। ध्यान से समझना, अभी जो मैंने बेसिक समझाया उसको ध्यान देते हुए आपको ध्यान देना है। पहली फार्मिंग कौन सी है आपकी? सबसिस्टेंस फार्मिंग। जब भी शब्द सबसिस्टेंस आए, मैं फिर बता रहा हूं, सबसिस्टेंस का मतलब है फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने वाला। किसको फुलफिल करने वाला? फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने वाला। देखो अब यहाँ पे आराम से, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। आ गया पहला पॉइंट आपका। ये वो फार्मिंग है जहां पे फैमिली की नीड्स को फुलफिल किया जाता है। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। देख रहे हो ना, इसमें जो फैमिली की जो मतलब क्या कहते हैं, फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत कम होती है और घर के लोगों को इसमें इस्तेमाल किया जाता है लेबर के रूप में। सबसिस्टेंस फार्मिंग को फिर, सबसिस्टेंस जो फार्मिंग है इसको भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं दो भागों में। पहली है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग है? इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। और दूसरी है आपकी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो दो तरह की फार्मिंग है आपकी सबसिस्टेंस फार्मिंग का, इंटेंसिव और दूसरी कौन सी दे रखी है? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। थोड़ा इसको मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, अभी जैसे आपको एक खाली सी मतलब जगह पे समझाया था ऐसे ही समझा देता हूँ। चलो भाई, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसको पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा समझ लोगे तो आपको समझना और आसान हो जाएगा। तो हमने देखा कि आपकी जो इंटेंसिव फार्मिंग है, कौन सी फार्मिंग? सबसिस्टेंस जो फार्मिंग है, सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग के दो टाइप दे रखे हैं इसमें। कितने टाइप दे रखे हैं? दो टाइप दे रखे हैं। एक दे रखी है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी दे रखी है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, दोनों को समझ लेना, फिर उसको वहां पे हम पढ़ लेंगे। एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। चलो एक एक करके समझते हैं बॉस। तो ये किसके टाइप में? ये आपके टाइप हो जाएंगे आपके सबसिस्टेंस फार्मिंग है। तो पहले समझते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। पहली बात तो हमने समझ में आ गया, सबसिस्टेंस फार्मिंग में छोटे लेवल पर करते हैं इसको। फार्मर्स जो है अपनी ट्रेडिशनल तरीके से करता है और फैमिली लेबर का इस्तेमाल किया जाता है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये की जाती है आपकी डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स में। कहां पर की जाती है इसको? इसको प्रैक्टिस किया जाता है डेंसली
पॉपुलेटेड रीजन्स। डेंसली पॉपुलेटेड रीजन का मतलब क्या है? ऐसे एरिया जहां पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब नेचुरल सी बात है, जहां पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वहां पे जमीन लोगों के बट में कम आएगी, तो यहाँ पे स्मॉल पीस ऑफ लैंड पर इसको प्रैक्टिस किया जाता है। स्मॉल पीस ऑफ लैंड पर इसको क्या किया जाता है? प्रैक्टिस किया जाता है। तो मतलब सिंपल सी बात है, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो वहाँ पे जमीन, आपको पता ही है भारत में सिस्टम क्या है, पिता के पास मान लो 10 बीघे जमीन है, उसके 4 बच्चे तो वो बढ़ जाएगी जमीन, 2.5 बीघे जमीन आएगी, 2.5 बीघा, फिर उनके बच्चे हो गए, तो ऐसे ही मतलब जमीन बढ़ती हुई चली जाती है। तो यहाँ पर लैंड होल्डिंग जो होती है, मैं फिर बता रहा हूँ, लैंड होल्डिंग मतलब आपके पास कितनी जमीन है, वो बहुत स्मॉल होती है। अब लैंड होल्डिंग स्मॉल है और लोग ज्यादा हैं, तो आपके पास खेत एक है और उस पर डिपेंडेंट लोग ज्यादा हैं, तो आप क्या करोगे भाई साहब? आप वही करोगे, क्या करोगे? एक खेत को बार बार आप इस पर क्या करोगे? बार बार खेती करोगे। इसी खेत में आप रबी की क्रॉप उगाओगे, इसी खेत में आप खरीफ की क्रॉप उगाओगे, इसी खेत में आप जायद की क्रॉप उगाओगे। मतलब यार सीधी बात है, आप पूरी तरह से इस खेत पर डिपेंडेंट हो, तो आप इस खेत में बार बार खेती करोगे, इसलिए इसका नाम है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसी में आप मतलब गेहूं उगा रहे हो, इसी में आप मान लो मतलब आपकी वो उगा रहे हो, आपकी सब्जी वाली क्रॉप्स उगा रहे हो, है ना। इसी खेत में आप देखने को मिलेगा बाजरा उगा रहे हो। तो मतलब खेत आपके पास लिमिटेड है, उसको बार बार आप क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। और इसमें आपको देखने को मिलेगा फैमिली मेंबर्स की सहायता से इसको किया जाता है, फैमिली मेंबर्स की सहायता से इसको प्रैक्टिस किया जाता है। टेक्नोलॉजी का लेवल बहुत लो होता है और फार्म मैन्योर, जो आपका खेत का जो मतलब मैन्योर है, जो देसी खाद है, उसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। और यहाँ पर आउटपुट बहुत ज्यादा नहीं होता है, जितना भी आउटपुट होता है उसको फैमिली कंज्यूम कर लेती है। ये हो जाती है हमारी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव में आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर जो जमीन है बहुत कम है, कहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं? ज़्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया में प्रैक्टिस करते हैं। दूसरी है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखो भाई ये अलग है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। पहले क्या होता था, आपको देखने को मिलेगा, जो लोग जंगलों में रहते थे, जैसे मान लो यहाँ पे जंगल है, यहाँ पेड़ पौधे हैं, क्या है? पेड़ पौधे। तो जंगलों में रहने वाले लोग क्या करते थे? इन पेड़ पौधों को पहले कट कर देते थे। आपके जो फॉरेस्ट हैं, थोड़ा सा फॉरेस्ट वाला रीजन क्या किया? कट किया। कट करके इनमें आग लगा दी, बर्न कर दिया। और बर्न करने पर जो ऐश है उसको मिक्स कर देंगे सॉइल के साथ, और सॉइल के साथ मिक्स करने पर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी तो फिर यहाँ पे 3 से 5 साल के बीच में यहाँ पे खेती करते हैं। क्या करते हैं? 3 से 5 साल के बीच में एग्रीकल्चर। और जैसे ही फर्टिलिटी कम होती है, जैसे ही फर्टिलिटी कम होती है तो किसान जो है यहाँ से दूसरी जगह पर चला जाएगा। दूसरी जगह पे फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे पेड़ पौधे होते हैं, वो पेड़ पौधों को फिर कट करेगा। कट करने के बाद आग लगाएगा, फिर जो राख है उसको मिट्टी में मिलाएगा, फिर फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। तो फार्मर जो है एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर गया? शिफ्ट कर गया। इसलिए इस फार्मिंग को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे पेड़ों को काटना मतलब स्लैश, और फिर मैंने आग लगा देना मतलब बर्न, इसलिए इसका नाम एक और क्या हो जाएगा? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर हो जाएगा। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है बॉस, पहली बात इसको कौन करता है? इसको प्रिमिटिव ट्राइब्स करती हैं। कौन करता है इनको? पुरानी जो ट्राइब्स हैं वो करती हैं। इसमें टूल्स जो होते हैं वो बहुत पुराने टूल्स होते हैं। फॉरेस्टेड वाले रीजन में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। ये हो जाएगी हमारी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग के कितने टाइप? 2 टाइप। पहला कौन सा? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और दूसरा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव कहाँ पे की जाती है? जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे की जाती है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस जनरली जंगली वाले जो रीजन होते हैं, फॉरेस्टेड वाले रीजन जहाँ पे ट्राइब्स रहती है, वहाँ पे इसको प्रैक्टिस किया जाता है। आज की डेट में ये बहुत कम हो गई है, ना के बराबर हो गई है, क्योंकि अब जंगलों में बहुत कम ट्राइब बची हैं। ट्राइब्स जो है आज की डेट में लगभग बहुत सारी ट्राइब्स एजुकेटेड भी हो चुकी हैं, तो उन्होंने सिस्टम पुराना चेंज कर दिया। अब देखते हैं बुक में आपकी में क्या दे रखा है। देखो भाई, अब यहाँ पे हम देखेंगे पहली फार्मिंग देखेंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। पहली कौन सी आपकी? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखो क्या दे रखा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, आराम से समझेंगे। अभी मैंने बताया था ज़्यादा पॉपुलेशन वाला रीजन देखना है अब इसमें। तो द फार्मर कल्टिवेट ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। अभी मैंने बताया था यहाँ पर जमीन जो होती है वो आपके पास क्या होती है? कम होती है। बाय यूजिंग सिंपल टूल्स, बहुत ज्यादा सिंपल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंड मोर लेबर, घर की लेबर के द्वारा काम किया जाता है। ठीक है। क्लाइमेट विद द लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग मोर देन 1 क्रॉप एनुअली। मैंने बताया था सेम पीस ऑफ लैंड पर किसान क्या करता है? एक से ज्यादा फसल उगाता है। इसमें मेन क्रॉप जो है वो है आपकी राइस। राइस आपकी मेन क्रॉप है। इसके अलावा व्हीट, मेज,
पल्स, ऑयल सीड्स, इनको भी ग्रो किया जाता है। ठीक है, कहां पर प्रैक्टिस करते हैं इसको? थिकली पॉपुलेटेड एरियाज, जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मॉनसून वाले रीजन में, स्पेशली साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। समझ गए? देखो मैं सारे पॉइंट इसके आपको यहां पर लिख देता हूं शॉर्ट में, यहां पे सारे के सारे पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे। मेन पॉइंट, पहली बात, यहां पे लैंड कैसी रहती है? स्मॉल, लैंड होल्डिंग कैसी रहती है? कम रहती है। दूसरा, कैसे टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं? सिंपल टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तीसरा, फैमिली लेबर का इस्तेमाल किया जाता है, फैमिली की लेबर का ही इस्तेमाल किया जाता है, मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कहां पर? फर्टाइल एरिया में इसको प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशली जहां पे मॉनसून अच्छा अवेलेबल रहता है। ठीक है, जैसे एशिया में ले लो, एशिया में भी कौन कौन से भाग ले रखे हैं इन्होंने? साउथ एशिया, जिसमें भारत आता है, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया, यहां पर इसको प्रैक्टिस करते हैं। मेन क्रॉप कौन सी है इसमें? राइस है। राइस के अलावा इसमें वीट भी ग्रो कर ली जाती है। ये इसके मेन पॉइंट निकल के आगे। अब हम आगे बढ़ते हैं बॉस, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में, अच्छा दूसरा इसमें है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। देखो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के दो, पहला हो गया इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और दूसरा हो गया प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। तो मैंने बताया था प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस वही है जहां पे पेड़ों को काट देते हैं, इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। इसके अंदर एक दो आ जाती हैं, प्रिमिटिव में भी दो आ जाएंगी, एक आ जाएगी शिफ्टिंग कल्टीवेशन पुराना तरीका, और दूसरा इसमें एक दे रखा है नोमैडिक हर्डिंग। कौन सा दे रखा है? नोमैडिक हर्डिंग। देखो नोमैडिक हर्डिंग में कुछ नहीं होता, वो जानवर चराते हैं ना, जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, वो हो जाएगी आपकी नोमैडिक हर्डिंग। तो एक एक करके देखते हैं। पहला है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कौन सा है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वही पेड़ पौधों को काटने वाली। तो इट इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरिया ऑफ अमेजन बेसिन। ध्यान रखना कहां पे प्रैक्टिस करते हैं? फॉरेस्टेड वाले रीजन में करते हैं। तो कौन सा? अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहां पर इसको प्रैक्टिस किया जाता है। ये हो जाएंगे इसके एरिया, कहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है। ध्यान रखना फॉरेस्टेड रीजन में किया जाता है। क्या करते हैं साथ के साथ में? ये एरिया वो है जहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है और जो वेजिटेशन है वो जल्दी से रीजनरेट कर जाती है। रीजनरेट मतलब एक बार काट दी तो दोबारा से वापस आ जाएगी। अब देखो इसमें क्या करते हैं? ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्री एंड बर्निंग देम। तो यहाँ पर एक प्लॉट ऑफ लैंड का मतलब है थोड़ी सी जमीन क्लियर की जाती है, पेड़ों को यहाँ पे गिरा दिया जाता है, फिर उसमें आग लगा दी जाती है। एसेस आर देन मिक्सड विद द सॉइल। एसेस का मतलब उसमें जो राख है उसको मिट्टी में मिला देते हैं और फिर इस पर क्रॉप्स उगाते हैं, जैसे मेज, याम, पोटैटोज, कसावा, इनको ग्रो किया जाता है। जैसे ही सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है, लैंड को अबेंडन कर दिया जाता है। अबेंडन मतलब उसको छोड़ दिया जाता है। और कल्टीवेटर मतलब जो किसान है वो नई प्लॉट पे चला जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्योंकि वो शिफ्ट कर रहा है बार बार। और इसका एक नाम और क्या है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं, और भारत में इसको झूमिंग भी बोलते हैं। तो देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हमारे इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको झूमिंग बोलते हैं, मैक्सिको सेंट्रल एशिया में इसको, सेंट्रल अमेरिका में इसको मिल्पा बोलते हैं, ब्राजील में इसको रोका बोलते हैं, मलेशिया में इसको लडांग बोलते हैं। ये हो जाएगी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दूसरा इसमें दे रखा है आपका नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग में वही नोमैड कौन होते हैं? जो घुमक्कड़ होते हैं यार। इसमें जानवरों को पाला जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं। नोमैडिक हर्डिंग जनरली वहां पे प्रैक्टिस की जाती है जहां पे आपकी लो रेनफॉल हो, बरसात बहुत ज्यादा कम हो, वहां पे प्रैक्टिस करते हैं। नोमैडिक हर्डिंग को वहां पे प्रैक्टिस किया जाता है जहां पे या तो हाई टेम्परेचर हो या बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर हो, वहां पर इसको प्रैक्टिस किया जाता है। तो देखो इट इज प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर। तो ये वो जगह है जहां पे बरसात बहुत कम होती है, जहां पे टेम्परेचर या तो ज्यादा है या कम है। तो कहां प्रैक्टिस करते हैं? सेमी एरिड। तो एरिड का मतलब होता है बॉस ड्राई। एरिड का मतलब क्या होता है? ड्राई। और सेमी एरिड का मतलब है कम ड्राई। ठीक है, थोड़ा मॉइस्चर अवेलेबल है। तो एग्जांपल क्या करेगा? सहारा डेजर्ट आपको पता है दुनिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है जो अफ्रीका में है। सेंट्रल एशिया, यहां पर भी डेजर्ट मिलेगा। इंडिया में राजस्थान में आपको पता है थार डेजर्ट है, वहां पर भी डेजर्ट मिलेगा, है ना। और जम्मू कश्मीर में भी लद्दाख वाला जो रीजन है वो भी एकदम डेजर्ट जैसा ही है। तो वहां पर इसको प्रैक्टिस किया जाता है। क्या करते हैं इस फार्मिंग में? जो हर्ड्समैन है, हर्ड्समैन मतलब जानवरों को चराने वाला जो व्यक्ति है, ये भाई साहब हर्ड्समैन हो जाएंगे। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अपने एनिमल्स के साथ। अब यार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं? ये इसलिए जाते हैं फॉडर और वाटर की सर्च में। जहाँ पे पाउडर नहीं होता, पाउडर का मतलब चारा और पानी की सर्च में जो हर्ड्समैन अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर ये मूव करते रहते हैं। और इनका फिक्स रूट होता है, इनको पता रहता है कि अब यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर वापस लौट के पता चला वहीं पर आ जाते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेज इन द रेस्पॉन्स ऑफ द क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट एंड टेरेन। ऐसा मूवमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि सिंपल सी बात है यार, इनको पता है यार किसी पर्टिकुलर जगह पे इस समय पर यहाँ पे बरसात नहीं होगी, पानी नहीं है, तो जानवरों को लेके दूसरी जगह पे चले आओ जहाँ पे पानी अवेलेबल है, बरसात
अच्छी होगी, है ना। और क्लाइमेटिक कंडीशंस भी, और दूसरा क्या है, कई बार मान लो यहाँ पे ज़्यादा अगर कोल्ड रीजन बहुत ज़्यादा है तो ये गर्म में चले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे भी ये मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कौन कौन से जानवर पालते हैं नोमैडिक हर्डिंग के अंदर? सीप, कैमल, याक, गोट, इनको मतलब ये रियर किया जाता है। रियर मतलब पाला जाता है। अब ये जितने जानवर पालोगे इनसे क्या क्या मिलता है? इनसे दूध मिलता है, मीट मिलती है, वूल मिलता है, हाइड मिलती है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं हर्डर को और उसकी फैमिली को। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया होगा बॉस? कि भाई अपनी हमने एक क्रॉप यहाँ पे ढंग से कर ली, सबसिस्टेंस फार्मिंग। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, सबसिस्टेंस फार्मिंग जो मतलब फैमिली नीड्स को फुलफिल करे, इसके दो टाइप हैं। पहली है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पर की जाती है, दूसरी आपकी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव में भी हमने दो देखे, एक तो शिफ्टिंग देखी और दूसरी नोमैडिक हर्डिंग देखी। थोड़ा सा टॉपिक एक यहाँ रह गया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, और देख लेते हैं। देखो आजकल आपको पता है फार्मिंग में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे सॉइल भी खराब होती जा रही है और हेल्थ के लिए भी बहुत बेकार है। तो इसी की मतलब अल्टरनेटिव है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिंपल से बता दूं, ऐसी फार्मिंग जिसमें केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, नेचुरल मैन्योर का इस्तेमाल किया जाता है, जो देसी खाद होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। बस इसकी दिक्कत यही है कि इसमें प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है। प्रोडक्शन क्या होता है? कम होता है। बाकी हेल्थ के लिए आपकी बहुत अच्छी फार्मिंग है। कौन सी फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो देखो इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर, जो देसी खाद होता है ना गाँव में, गोबर को मतलब सड़ाकर जो बनाया जाता है, राइट, ऑर्गेनिक मैन्योर और नेचुरल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है केमिकल्स की जगह पर। इसमें कोई भी फसल में जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता है यील्ड को बढ़ाने के लिए, मतलब बिल्कुल देसी तरीके से, पुराने तरीके से किया जाता है। एक और बची आपकी कॉमर्शियल फार्मिंग। मैंने बता दिया कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, जो लार्ज स्केल पर की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। तो इन द कॉमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर द सेल इन द मार्केट। क्रॉप्स इसलिए उगाई जाती हैं, जानवर इसलिए मतलब पाले जाते हैं ताकि उनको मार्केट में बेचा जा सके। द एरिया कल्टिवेटेड एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज। इस फार्मिंग में आपको पता है एरिया बहुत ज्यादा होता है और कैपिटल का मतलब उसमें पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है। अब सिंपल सी बात है, बहुत बड़े एरिया में यार फसल कर रहे हो तो नेचुरल तरीके से तो आप काट नहीं सकते, तो यहाँ पे मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर काम इसमें मशीनों से किया जाता है। कॉमर्शियल फार्मिंग में आपको यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। मतलब कॉमर्शियल फार्मिंग में भी तीन फार्मिंग दे रखी है, ध्यान रखना। कितनी फार्मिंग दे रखी है? तीन। पहला कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जिसमें मेनली वीट ग्रो किया जाता है, अनाज ग्रो किए जाते हैं। दूसरी दे रखी है मिक्स्ड फार्मिंग, जहां पर आपको क्रॉप्स के साथ साथ जानवर भी पाले जाते हैं, क्रॉप्स के साथ साथ जानवर भी। और फिर दे रखी है आपकी प्लांटेशन, बड़े बड़े एरिया में जैसे टी कॉफी मतलब ग्रो की जाती है। तो तीनों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला दे रखा है इसमें कॉमर्शियल में कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कौन सी दे रखी है? कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। तो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में मेन क्रॉप जो होगा, सिंपल सी बात है, नाम कॉमर्शियल आ रहा है तो ये वो फार्मिंग है जहां पर वो फसल उगाई जाती है जो कॉमर्शियली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिनको बेच सके। कौन कौन सी क्रॉप्स उगाते हैं? वीट और मेज, ये मेन क्रॉप है जो ग्रेन्स के रूप में उगाई जाती है, दाने के रूप में उगाई जाती है। कॉमर्शियल फार्मिंग कहां पर प्रैक्टिस करते हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड का आगे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, यहां पर इसको ग्रो किया जाता है। और आपको पता है ये वो रीजन हैं जहां पे स्पेशली पॉपुलेटेड रीजन होते हैं, मगर फार्म साइज बहुत बड़ा होता है। मैंने बताया था ना, डेवलप्ड कंट्री में आपको पता है खेत बहुत ज्यादा होते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं, मगर पॉपुलेशन यहाँ पे कम होती है। सीवियर विंटर्स रेस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, यहाँ पे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा क्या पड़ती हैं, बहुत खतरनाक पड़ती हैं, इसलिए हर सीजन में यहाँ पे क्रॉप्स नहीं ग्रो कर सकते, इसलिए एक सीजन में या एक ही यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो की जाती है। दूसरी है आपकी मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में बताया था ऐसी फार्मिंग जहाँ पे आप जानवरों को भी पाल सको, एनिमल रियरिंग भी कर सको और एनिमल रियरिंग के साथ साथ आप क्रॉप्स भी ग्रो कर सको। तो जब दोनों चीजें करें, आप फसल भी उगाएं, जानवर भी पालें, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग, इन मिक्स्ड फार्मिंग लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड, फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पे जमीन को खाने के लिए, चारे के लिए और जानवर पालने के लिए यूज किया जाता है। कहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं मिक्स्ड फार्मिंग? यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना में, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करते हैं। अगली क्रॉप है आपकी प्लांटेशन क्रॉप। अब प्लांटेशन क्रॉप में भी वही सिंपल, तीसरी वाली कॉमर्शियल का तीसरा टाइप हो जाएगा। प्लांटेशन भी एक कॉमर्शियल फार्मिंग का ही टाइप है। इसमें एक ही क्रॉप उगाई जाती है,
अब क्रॉप कौन कौन सी हो सकती है, इसमें या तो चाय उगा सकते हैं, कॉफी उगा सकते हैं, शुगर केन उगा सकते हैं, कैश्यू उगा सकते हैं, रबर उगा सकते हैं, बनाना उगा सकते हैं, कॉटन उगा सकते हैं। तो कोई पूछे एग्जाम्पल दो भाई किसके प्लांटेशन क्रॉप्स के, आप बता सकते हैं। टी, कॉफी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना, कॉटन, इनको ग्रो किया जा सकता है। अब यार खेत का साइज इनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है। कैपिटल मतलब पैसा, तो लार्ज अमाउंट में लेबर चाहिए, लार्ज अमाउंट में कैपिटल चाहिए, ठीक है। और साथ के साथ में जो आपका प्रोड्यूस है, प्रोड्यूस मतलब जो चीज आपने पैदा की है उसको खेत में ही प्रोसेस कर सकते हैं या आसपास में फैक्ट्री में प्रोसेस करके उसको मार्केट में बेच सकते हैं। इस फार्मिंग के लिए हमें ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बार बार ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ऐसे प्लांटेशंस आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलेंगे। ट्रॉपिकल रीजन आप जानते हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जैसे रबर मलेशिया में ग्रो की जाती है, कॉफ़ी ब्राज़ील में ग्रो की जाती है, चाय इंडिया और श्रीलंका में ग्रो की जाती है। तो ये हो जाएगी हमारी प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अगले वीडियो में हम मेजर क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट कर देंगे। आई होप ये सारी क्रॉप्स आपको समझ में आएंगी। आपने दो तरह की क्रॉप्स यहाँ पे मेनली डिस्कस करी हैं आपकी, एक तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी हो जाएगी आपकी कॉमर्शियल फार्मिंग। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ये बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। एक बार और रिवाइज कर लेना, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी क्रॉप्स हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।